देखिए, पहले तो कह दूं कि मैं तो एक तरफ से कह सकता हूं कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं टीएमसी का हूं और मेरी सबसे बड़ी नेता नेत्री, देश की सब ट्रू लीडर मासेस की सही मायने में वो तो ममता बनर्जी हैं और मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, उनका हिमायती हूं, उनका समर्थक हूं, उनकी पार्टी में हूं, उनका प्रशंसक हूं। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातों से नजरें नहीं चुराई जा सकती हैं। आपने जो भी देश में एक क्रांतिमय यात्रा जो हो रही है और खासकर यूथ आइकॉन राहुल गांधी की, जो आज देश में लोगों की और खासकर इस यात्रा की वजह से वो युवा पीढ़ी की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हो गए हैं। आज उनका इमेज वो नहीं रहा जो कुछ मीडिया ने या कुछ तथाकथित गोदी मीडिया ने जो फैलाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों के इशारे पे वो तरह तरह की बातें करते थे, पप्पू और ये वो। आज उनका बहुत ही गंभीर छवि लेकर सामने आए हैं। ऐसी यात्रा तो लगता है शायद भूतो न भविष्यतो, ये पहले ऐसी कभी नहीं हुई, और जो अगर हुई होगी तो एक हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट लीडर जो हमारे रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी जो रथ यात्रा, या उसके पहले बहुत हद तक देखी गई थी हमारे भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की यात्रा जो दिखाई पड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल बेमिसाल है। जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जहां औरतें, महिलाएं, हिंदू, मुसलमान, सब धर्म के लोग, सब मजहब के लोग, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। उनका मोटो ये नहीं है कि जैसा कि जयराम रमेश हमारे विद्वान मित्र ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री के, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, हम देश पे नफरत हटाना चाहते हैं। या वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अच्छा है, इरादा अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि उनको उसमें कामयाबी मिले। और मैं इस यात्रा में जिस तरह से लोग गतिरोध पैदा कर रहे हैं और जिन गतिरोध को झेलते हुए राहुल गांधी की ये यात्रा इतने बड़े लेवल पे बनी है, विशाल बन गई है, भव्य बन गया है, इसके पीछे मुझे हमेशा महात्मा गांधी की वाणी याद आती है, जो एक जमाने में मुझे खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने सुनाया था, जो हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट गुरु रहे। उन्होंने सुनाया था कि किसी भी आंदोलन को या किसी भी नए काम को अंजाम तक पहुंचने में 4 दौर से गुजरना ही पड़ता है। राहुल गांधी के ऊपर अक्षरशः ये सत्य साबित हो रही है। और वो 4 दौर क्या है? कोई नया काम, यात्रा हुई, लोग मजाक उड़ाएंगे। पहला है उपहास। उपहास का सामना करना पड़ेगा, और जैसे राहुल गांधी को करना पड़ा, कितना उपहास उड़ाया गया उनका। और तो और यात्रा की बात हो रही तो उनके टी शर्ट की बात शुरू की गई कि ये साहब कोई नहीं आएगा, फ्लॉप हो जाएगी यात्रा, तरह तरह। तो उपहास। दूसरा दौर होगा उपेक्षा। वो भी हुआ राहुल गांधी के साथ। लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, छोड़ो ना, क्या बातें कर रहे हैं यात्रा की, ये तो यात्रा कहां होने वाली पूरी। अब आपने उपहास के बाद उपेक्षा। वो अपने कन्विक्शन के साथ, अपने जोश के साथ, अपने विजडम के साथ जिस तरह से आगे बढ़ते गए, तो तीसरा दौर आया महात्मा गांधी के वचन के अनुसार और उनकी कथनी के अनुसार। तीसरा दौर आया उपहास, उपेक्षा के बाद तिरस्कार, कंटेम्प्ट, गालियां देने लोग शुरू किए उनको, उनके बारे में तीखी टिप्पणियां शुरू कर दी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उनके और उनके परिवार के बारे में, जो बिल्कुल किसी भी उसका औचित्य नहीं, किसी भी तरीके से उसको सही नहीं माना जा सकता। ऐसा किया तो उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार। तिरस्कार के बाद चौथा हुआ दमन। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर होगा उपहास, दूसरा उपेक्षा, तीसरा तिरस्कार और चौथा दमन। दमन यानी मनी पावर, मैन पावर, गून पावर, गन पावर। आपको रोको, उसको बर्बाद करो, रास्ते से विमुख कर दो, मारो, या नहीं तो कोरोना का एक नया बहाना लगा दो,
कि साहब किसी तरह से इनकी यात्रा को रोको, ये तो कश्मीर तक पहुंच रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं आज ममता जी के साथ हूं और ममता जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, ममता जी का अच्छा लेफ्टिनेंट हूं उनका। उसके बावजूद जो देश में बातें हो रही हैं उसको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चारों दौर से गुजर गए हैं ये उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन से गुजरते हुए राहुल गांधी लाल चौक कश्मीर में, श्रीनगर में झंडा फहराने जा रहे हैं। यानी कि 4 दौर से गुजरने के बाद सम्मान उनके कदम चूमेगी या चूम रही है, इसमें दो राय नहीं है। महात्मा गांधी की बातों को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से, अपने संकल्प से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने कमिटमेंट से और अपने आत्मविश्वास से पूरा करके दिखा दिया। उपहास से सम्मान तक की यात्रा उन्होंने पूरी की और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सर, चुनाव में ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है। अब देखिए, अभी प्रधानमंत्री कौन होगा उसका फैसला तो भारत की जनता करेगी। अलग अलग संख्या बल जो है अलग अलग पार्टीज के होंगे, वो लोग मिलेंगे, एकजुट होंगे। उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी ममता बनर्जी जी का भी होगा। ममता बनर्जी जी के तो लोग देख रहे हैं कि वो 2024 में एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी। महिला है और पहली महिला आज मुख्यमंत्री हैं जो लगातार लोगों के धन शक्ति का जवाब अपने जनशक्ति से दे रही हैं। लोगों को इस तरह से दमन या लोगों का जिस तरह से उनके खिलाफ प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, उसका बहुत बढ़िया से जवाब दे रही है। तो ममता बनर्जी को तो आज आप कोई भी ऐसा नहीं है देश में जो उनको लाइटली ले सकता है। वो बहुत बड़ी नेता है या देश की सर्वमान्य सबसे ज्यादा लीडर ऑफ द मासेस इन ट्रू सेंस अगर कोई है, या आज के दिन सही मायने में कोई आयरन लेडी है जो किसके बाद बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है, काइंड हार्ट है, तो वो है ममता बनर्जी। उनके पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, उसमें दो राय नहीं। लेकिन आपके सवाल का जवाब, क्या चुनाव में इस पे फर्क पड़ेगा और राहुल गांधी के पड़ेगा? क्यों, पड़ना ही चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा जगन रेड्डी भी इसके पहले उन्होंने यात्रा की थी। आज जो जगन रेड्डी को इतना इग्नोर किया गया था, हटा दिया गया था, पर जगन रेड्डी ने यात्रा करके आखिर मुख्यमंत्री का सिर्फ दावेदार ही नहीं, अपने आप को मुख्यमंत्री साबित भी करके दिखा दिया। तो यात्रा में बहुत दम है और खासकर राहुल गांधी की यात्रा में खास देख रहा हूं, एक कमिटमेंट है, एक उनके अंदर बहुत बढ़िया संकल्प है, देश को जोड़ने की बहुत बढ़िया उनके अंदर एक विजडम है, पॉलिसी है, आइडियाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी ऑनेस्टी के साथ साथ उनकी यात्रा में ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई पड़ती है, यानी सच्चाई भी है और पारदर्शिता भी है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन में या गुड पॉलिटिक्स में या गुड यात्रा में ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही साथ पारदर्शिता का भी होना उतना ही जरूरी है। देखिए, मैं तो उस पर राहुल गांधी क्यों क्षमता क्यों नहीं है, उनके परिवार में कितने लोग बन चुके हैं और उन लोगों का देश के प्रति बहुत जबरदस्त योगदान है। आज शायद किसी पार्टी में किसी का उतना योगदान नहीं है देश की आजादी के लिए या देश के निर्माण में जितना राहुल गांधी का या उनके दादा का, नाना का, या पूरे परिवार का जो है आपने देखा है। आज कहना बड़ा आसान है, पार्लियामेंट में हमारे कई फ्रेंड्स हमारे पहली फैमिली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से उठ के कहते हैं कि क्या किया लोगों ने, कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, 70 साल में आईआईटी किसने दिया, आईआईएम किसने दिया, ये हमारे फौज को कहां से लेकर कहां तक हौसला अफजाई किसने की, हमारे देश को आज दुनिया का चंद कहते हैं कि हमारे कंट्री जो है, देश जो है, वो यहां से डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की कतार में करीब करीब खड़ा किसने किया, ये एटॉमिक पावर किसने किया। बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर कहने की जरूरत नहीं है। और आज जो हालात हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे बेरोजगारी का है, महंगाई का है, डॉलर्स के ऊपर चले जाने का, रुपये जाने का, यानी इतनी सारी बातें हैं
बहुत सारे, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे ये अपना एजुकेशन में जहां तक वो जाना चाहिए था नहीं जा पा रहे हैं, या कहीं कहीं गतिरोध पैदा हो रहा है, तो इन सब बात की तो वही कर सकता है इनका निवारण। कारण जानना बहुत जरूरी है किसी निवारण के लिए, और कारण का निवारण कौन कर सकता है? जो आदमी सामने खड़ा हो, जिसके अंदर संकल्प हो, जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी हो, जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, जिसके अंदर, तो ऐसे तो इस मामले में तो राहुल गांधी हैं, उनकी तो क्षमता है ही, क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री के लिए किसी खास डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं, जब आपके पास संख्या बल हो, लोग मिल जाते हैं तो बना देते हैं। अगर राहुल गांधी हो, चाहे ममता जी हैं, चाहे जो भी हमारे लोग सामने आ जाए हैं और आएंगे, उनके ऊपर, उनके साथ कितनी संख्या बल है, कितने पार्टीज का सपोर्ट है और कितने नंबर्स हैं उसके साथ, उसके आधार पर ही फैसला होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, प्रधानमंत्री बनने का फैसला भारत की जनता करेगी।